नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। कांग्रेस के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाना चाहती थी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल से बातचीत वाले दिन से हुआ खुलासा। आशीष खेतान की सफाई, बीजेपी को रोकना चाहती थी पार्टी। विवादित अध्यादेशों से जुड़े बिल पर सरकार और विपक्ष में समझौता। कोल और एमडीआर बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। 18 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। कोयला घोटाला मामले में मनमोहन सिंह आरोपी, 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का समन। बीजेपी ने की आरोपियों को सजा की मांग। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत। जीतन राम मांझी गुट के विधायकों का मिला साथ। बीजेपी का वॉकआउट। LIC करेगा रेलवे में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश। रेल मंत्री ने रेलवे की हालत सुधारने के लिए बताया जरूरी। संसद में रेल बजट पर चर्चा शुरू। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात आम आदमी पार्टी और उसमें हो रही बगावत की। स्टिंग में खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी ने माना है कि लोकसभा चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से दोबारा सरकार बनाना चाहते थे। इस बीच पार्टी की पीएसी से निकाले गए नेताओं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी पार्टी के लोकपाल को लिखी चिट्ठी में इस बात की तस्दीक कर दी है। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र इकाई की नेता अंजलि दमानिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर हुई कार्रवाई के बाद से आम आदमी पार्टी अब खेमों में बटी नजर आ रही है। पार्टी के नेता राजेश गर्ग ने बुधवार को एक ऑडियो क्लिप जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार गठन के लिए कांग्रेस के 6 विधायकों की खरीद फरोख्त करने की बात करते सुने जा सकते हैं। हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 MLA तो तैयार है उनका। वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। गर्ग के मुताबिक ये बातचीत लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद की है। भी रिकॉर्डिंग है वो तो सच है, उसमें तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मीडिया के पास वो चीज कहां से पहुंची, इसकी जानकारी मुझे मिल जाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है मैंने कुमार विश्वास जी को दी थी केवल। उधर आम आदमी पार्टी ने माना है कि ऑडियो क्लिप सही है, लेकिन सरकार गठन के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की बात को पार्टी ने नकार दिया है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी पार्टियों के MLA के संपर्क में थी, उनको प्रलोभन दे रही थी, उनको पैसे देकर उनको तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती थी। उसको रोकने के लिए जनता के हित में हमें लगा कि अगर कांग्रेस के MLA उनको ये लगता है कि अगर आज आम आदमी पार्टी जो काम करना चाहती है, हमारे एजेंडे का समर्थन करना चाहती है, तो हमें वो बाहर से समर्थन दे दें। इस बीच बुधवार को ही पीएसी से निकाले गए नेताओं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोकपाल के नाम चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि लोकसभा चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाना चाहते थे। दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं, ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। इस बीच महाराष्ट्र से पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने ऑडियो क्लिप सुनने के बाद केजरीवाल पर हमला बोला और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। Very, very, very upset because this is not what I want out of Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is not a political party. It is the dream of hundreds and thousands of कार्यकर्तास। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर हुई कार्रवाई के मामले में पार्टी के भीतर भी अब असंतोष गहराता नजर आ रहा है। पार्टी के कई विधायकों ने जहां अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दोनों नेताओं को निष्कासित करने की मांग की है, तो वहीं कुछ विधायकों का कहना है कि वो इन नेताओं पर हुई कार्रवाई से सहमत नहीं है। अब तक जो नेता एक साथ बैठकर पार्टी की रणनीति तय किया करते थे, अब एक दूसरे के सामने खड़े हो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं
कि आखिर जिन कार्यकर्ताओं के नाम ये चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, क्या वो कार्यकर्ता इन चिट्ठियों की कहानी को सुलझा पाएंगे या इसमें उलझ जाएंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह की बगावत और जो अंतरकलह है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपुल मुदगल साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CSTS से। विपुल, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो जिस तरीके से इस पार्टी में एक के बाद एक मैं कहूं कि खुलासे हो रहे हैं, गर्ग साहब एक स्टिंग सामने लाते हैं, उनका जो बातचीत का टेप है, अंजलि दमानिया उसके बाद रिजाइन करती हैं, प्रशांत और योगेंद्र एक चिट्ठी लिखते हैं। ऐसा लगता है कि अब बाकी पार्टियों से इस पार्टी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि प्याज से एक करके छिलका उतर रहा है, तो कमोबेश हालात वही दिख रहे हैं जो दूसरी पार्टियों की तरह हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दूसरी पार्टियों की तरह से पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन उसी रास्ते पे चलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी एक तरह का गठजोड़ होती हैं। उसके अंदर कई तरह के समूह होते हैं, कई तरह के व्यक्ति होते हैं और कई तरह के हित भी होते हैं जो सामने आते हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपने आदर्शवाद की वजह से आते हैं। तो उन सबको साथ लेके चलना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से कोई समस्या है या कोई बड़ी ईगो हैसल दो लोगों के बीच में हो रही है, तो उसको सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। अब आप जितना ज्यादा गंदगी दूसरों के ऊपर उछालेंगे तो वो गंदगी हो सकता है वापस आपके ऊपर भी आए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जरूरी नहीं है कि ये दो खेमे बने, उनमें से दूसरे खेमे का काम है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई खेमे बन रहे हैं और असंतोष जो है वो कार्यकर्ताओं में नीचे तक जा रहा है। तो उसमें ये कोशिश होनी चाहिए, अब जो है एक सफल और अच्छे नेतृत्व की पहचान का ये मौका आ गया है कि वो अब इनको सबको साथ लेके चलें और कहें कि जो होना था वो हो चुका, उसके बाद हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि और पार्टियों की तरह से है, लेकिन बहुत डिस्ट्रेसिंग है, बहुत तकलीफ हो रही है उन सभी लोगों को जिन्होंने इस पार्टी को एक अलग पार्टी की तरह से देखा था और सोचा था कि ये एक अलग तरह की राजनीति दे पाएगी। जी, क्योंकि जिस तरह के सवालों को योगेंद्र और प्रशांत ने चिट्ठी के जरिए उठाया है या कार्यकर्ताओं को जो मुखातिब हुए हैं, क्या नहीं लगता विपुल कि ऐसे मसलों पर या ऐसे मौके पर जब पार्टी सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, पार्टी का सेनापति मौन है, क्या ये दिखाता नहीं है कि जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात करके अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टियों से खुद के संगठन को और फिर बाद में बनी पार्टी को अलग खड़ा करने की कोशिश करते थे, वो अब बेमारी साबित होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपको कॉर्नर किया जाता है और लगातार आपको पीछे एक तरफ धकेला जाता है तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो योगेंद्र ने और प्रशांत भूषण ने जो किया है वो काफी समझदारी का काम किया है कि बजाय इसके कि किसी के ऊपर काउंटर करें या कीचड़ उल्टी उछालें, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया, उसमें जो कुछ कहना चाहते थे वो सारी बातें उसमें कह दी हैं। और ये नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ेंगे, ये कहा कि हम सुधरेंगे और सुधारेंगे वगैरह। तो मुझे लगता है कि उसके बाद अब जो है वो इस बात की पूरी गुंजाइश इनके पास है कि ये अगर जैसे इसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है कि राजेश गर्ग वाली जो स्टिंग निकल के आई है कि हो सकता है कि रीअलाइनमेंट वाली बात ये कह रहे हैं, ठीक है, ये भी बात ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी एक नई छोटी सी पार्टी थी और उसके जो एमएलएस थे उनको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो मैं ये बात सही मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टियों के द्वारा और दूसरे हितों के द्वारा आम आदमी पार्टी को पिछली बार जब जीत के आए थे तो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और इसको भी सच मानता हूं कि शायद इन्होंने भी उसको काउंटर करने के लिए दूसरी चीज की शुरुआत की होगी। बस इसमें यह कहना बड़ा आवश्यक है इस समय कि अगर हर व्यक्ति एक दूसरे को स्टिंग करता हुआ नजर आएगा तो फिर लोगों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉम्ब्स जो हैं वो जगह जगह से लैंडमाइन होती हैं, लगा दी जाती हैं और उसके ऊपर वो महीनों पड़ी रहती हैं और अचानक बजती हैं, बड़ी जोर से लोगों को घायल कर देती हैं। लेकिन तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, तो ये भी सोचना होगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी कि ये ऐसा ना करें। और क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मैं कहूं कि विचारों की, पत्र लिख दे, विचारों की या फिर पद को लेकर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक है। खबर ये भी मिल रही है कि जो पटेल नगर में आपका ऑफिस है वहां पर भी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या संघर्ष के साथी और सत्ता के साथी बदल गए हैं और उसकी परिणति हमारे सामने है। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि सत्ता के साथ ही बदल गए और लोगों को ऐसा लग रहा है, हर आदमी को ये लग रहा है कि वो राष्ट्रीय नेता है, क्योंकि स्थानीय नेता तो है ही नहीं।
जो स्थानीय नेता वो हैं जो एमएलए जीत के आए हैं। बाकी हर व्यक्ति को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कुछ का स्टेचर पहले से बहुत बड़ा है, अच्छा है, और कुछ का नहीं है। जिनका नहीं है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जिनका है उनके ऊपर चढ़ाई कर दें तो शायद वो भी बड़े नेता बन जाएंगे। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसी को मैं फिर से दोबारा कहूंगा कि अच्छे नेतृत्व की पहचान यह है कि लोगों को रोका जाए। अब मैं देख रहा हूं कि जैसे आशीष खेतान जैसे लोग हैं जो बहुत अच्छे, ईमानदार और जुझारू लोग रहे हैं अपने जमाने में, उन्हें भी तरह तरह की सफाइयां ऐसी देनी पड़ रही हैं जो गले नहीं उतर रही। बिल्कुल। तो वो, अगर मुझे लगता है कि थोड़े समय अगर शांत रहे तो उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी संतर्क लैब पर अपने विचार रखने के लिए। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बयानों पर बवाल। जब वो अपना खून पसीना बहा रहे थे पार्टी को जिताने के लिए, वैसे में कुछ लोग पार्टी को हराने के बारे में सोच रहे थे। प्रशांत जी और योगेंद्र यादव जी ने दिल से प्रचार नहीं किया। योगेंद्र जी ने कुछ कार्यक्रमों को पहले मना किया, प्रशांत भूषण जी तो 1-2 ही कार्यक्रम में गए। आपके हाल बेहाल। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम हो, ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो। देखिए देश देशांतर, शब्दों के तीर, आज रात 8:30 बजे। अध्यादेशों को लेकर सरकार की बड़ी उलझन राज्यसभा में आज थोड़ी दूर हुई। विपक्ष की मांग मानते हुए सरकार कोयला खदान और माइंस और मिनरल्स बिल को अलग अलग सिलेक्ट कमेटी में भेजने पर सहमति बन गई। दोनों बिलों पर 18 मार्च तक समिति अपनी रिपोर्ट देगी। राज्यसभा ने आज अध्यादेश के बदले लाए गए मोटर वाहन संशोधन बिल को पास कर दिया। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मंगलवार को राज्यसभा में लंबी चर्चा हुई थी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने नियमों और प्रक्रियाओं के साथ अपनी दलीलें पेश की। विपक्ष चाहता था कि बिल पर सिलेक्ट कमेटी विचार करे और आखिरकार बुधवार को यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी 18 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। मैं राज्यसभा के वर्तमान सत्र के दौरान इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित रूप में 18 मार्च 2015 तक या उसके पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ राज्यसभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए। सूत्रों के मुताबिक माइंस और मिनरल बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में हुआ, जिसमें राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। कोयला खदान विशेष उपबंध विधेयक को भी सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर लाए गए अध्यादेश के विरोध में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया था। इस बिल पर भी रिपोर्ट 18 मार्च तक आ जाएगी। I move the following motion that the Coal Mine Special Provisions Bill 2015 to provide for allocation of coal and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। सरकार ने मोटर वाहन कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के मसले पर अब सरकार विपक्ष के साथ नया गतिरोध नहीं चाहती है। इसीलिए सरकार ने बीमा कानून संशोधन विधेयक पर भी अपना रुख नरम करने का फैसला किया है। लोकसभा से पारित ये बिल जल्द ही राज्यसभा में आने वाला है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में लंबित बीमा बिल को लोकसभा में पेश करने से जुड़े विरोध पर उपसभापति ने व्यवस्था दे दी है। उपसभापति ने अपने फैसले में कहा कि राज्यसभा में लंबित किसी बिल को लोकसभा में पेश करने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। उपसभापति ने स्पष्ट किया कि दूसरे सदन के कामकाज पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं। ये मामला 3 मार्च को राज्यसभा में तब उठा जब बीमा कानून संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था। After going through the provisions of the Constitution and rules of procedure,
relating to conditions and procedure to be followed from the stage of introduction to passing of a bill in the Rajya Sabha. I could not find any provision either in the Constitution or in the rules which prohibits the introduction, passing of a bill in the Lok Sabha substantially identical to a bill already pending in Rajya Sabha. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू के बयान की राज्यसभा ने सर्वसम्मत से निंदा की। सांसदों ने काटजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। राज्यसभा में सभी दलों के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू के बयान की कड़ी निंदा की। काटजू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की आलोचना के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गलत टिप्पणी की थी। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की ओर से पेश निंदा प्रस्ताव को पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। This House expresses its unequivocal condemnation of the recent remarks of the former judge of the Supreme Court, Shri Justice Markandeya Kaatju, against the father of the nation, Mahatma Gandhi, and Netaji Subhash Chandra Bose, who led the Indian National Army for the freedom of the country. शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने काटजू से सारी सुविधाएं वापस लेने की मांग की। महात्मा गांधी के लिए जो उन्होंने शब्द कहे उनको ब्रिटिश एजेंट कहा है और उन्होंने अकबर को राष्ट्रपिता कहा है, ये कैसे मान लिया जाएगा? Entire house should condemn this. This is not a one-party issue. This is a national issue. Each political party should come forward and condemn this. राष्ट्रपिता के सम्मान को भी नहीं बचा सकते, इसलिए यहाँ रेजोल्यूशन होना चाहिए जिसमें कोई आदमी उसकी निंदा तो हो। सदन के नेता अरुण जेटली ने सांसदों की राय से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि काटजू का बयान ये साबित करता है कि मौजूदा व्यवस्था में किस तरह विकृत मानसिकता के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो जाते हैं। It's unquestionably true that Gandhi ji probably has been the greatest citizen of this country of the recent era. We don't only honor and respect him, but his role in getting this country freedom has been paramount. मार्कंडेय काटजू ने अपने ब्लॉग में ये टिप्पणी की थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। LIC रेलवे में 1.5 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में निवेश करेगा। संसद में रेल बजट की चर्चा के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए दूसरे वित्तीय संस्थानों से बातचीत की बात बताई है। संसद में आज रेल बजट में चर्चा के दौरान ये जानकारी दी गई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में जेडीयू सांसद गुलाम रसूल वलियावी ने कहा कि वाईफाई और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जैसी सुविधाओं से सीमित लोगों को ही फायदा होगा। वहीं लोकसभा में टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने रेल बजट को जनविरोधी और दिशाहीन बताया, जबकि बीजेपी और दूसरे दलों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को साहसिक कदम उठाने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें सुरक्षा सहयोग का समझौता भी शामिल है। भारत सेशल्स के हाइड्रोकार्बन रिजर्व का पता लगाने में मदद करेगा। 3 देशों की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री सेशल्स के दौरे के बाद मॉरिशस पहुंच गए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के अहम देश सेशल्स की राजधानी पोर्ट ऑफ विक्टोरिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति एलेक्स मिशेल के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि मंडल और अलग से भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तृत सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की तरह जलवायु परिवर्तन को भी बड़ा मसला बताया। क्लाइमेट चेंज से उतनी ही चिंता करनी पड़ेगी जितनी आज विश्व टेररिज्म की चर्चा करता है। जितना संकट आतंकवाद से नजर आता है, गहरा लगता है, उतना ही इन छोटे छोटे आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज के कारण संकट महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने 3 महीने के लिए सेशल्स के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने की घोषणा भी की। सेशल्स को वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा मिलेगी। भारत सेशल्स को दूसरा डोनियर एयरक्राफ्ट भी देगा और साथ ही प्रधानमंत्री ने तटीय रडार निगरानी प्रणाली का भी उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
2005 में कोल ब्लॉक आवंटन के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया है। अदालत ने मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को भी 8 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच को तैयार हैं। उधर बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार के दौर में हुई गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया। 2010 में दर्ज हुए कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में इस साल जनवरी में हुई सीबीआई की पूछताछ के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब आरोपी बनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मनमोहन सिंह सहित 6 लोगों को आईपीसी की धारा 120B और 409 के तहत अभियुक्त बनाया है। ये मामला ओडिशा की तालाबीरा कोयला ब्लॉक के 2005 में हुए आवंटन से जुड़ा है। उस वक्त मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो हर जांच को तैयार हैं। Well, I respect the judicial process in our country and I hope in any fair trial I will be able to establish my total innocence. मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख समेत कुल 6 लोगों को आरोपी के तौर पर समन किया गया है। आज जो समन्स आया है उस समन्स ने बता दिया है कि हम इस आवंटन घोटाले में जितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलती की है, उनमें से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आना ये देश के लिए दुर्भाग्य भी है और मुझे बहुत इस बात का आनंद है कि इसमें से कोई बच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि मनमोहन सिंह की छवि बेदाग रही है और संबंध से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश की न्यायिक प्रणाली का संपूर्ण सम्मान करते हैं। अपने कानूनी हकों के अनुरूप जरूरी न्यायिक प्रक्रिया में वो संपूर्ण तौर से भागीदार रहेंगे। पिछले साल दिसंबर में विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी और उसे नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। अदालत ने सीबीआई को तत्कालीन कोयला मंत्री का बयान दर्ज करने का आदेश भी दिया था, जिसके बाद जनवरी में मनमोहन सिंह का बयान दर्ज किया गया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। काले धन से बेहतर तरीके से निपटने के लिए सरकार मौजूदा सत्र में विधेयक ला सकती है। चेन्नई में आज सीआईआई के कार्यक्रम में राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले हिस्से में ही विधेयक लाने की तैयारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में विदेशों में जमा काले धन पर लगाम लगाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान किया था, जिसमें विदेश में काला धन छुपाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान की बात कही गई थी। राजस्व सचिव ने कहा है कि स्विट्जरलैंड सरकार HSBC से मिली जानकारी तय समय सीमा में देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और संवैधानिक संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर सुनवाई से रोक दिया है। न्यायमूर्ति AR दवे की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा कि इन कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले में हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर बाद में फैसला किया जाएगा। केंद्र ने दलील दी है कि यह समय से पहले दाखिल की गई है। कोर्ट में इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 140 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई भी मत नहीं पड़ा। गौरतलब है कि बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया था। विश्वास मत के पक्ष में जेडीयू के अलावा कांग्रेस, CPI और एक निर्दलीय विधायक ने वोट किया। वहीं मांझी गुट के विधायकों ने भी नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग की। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में गतिरोध हुआ, जिसके बाद पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विधेयक पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा की मांग की थी। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस की चर्चा की मांग का विरोध किया। बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने लोकसभा में बिल के पारित होने के बाद विधानसभा में इस पर चर्चा को गैर जरूरी बताया। तेलंगाना के वित्त मंत्री ई राजेंद्र ने आज साल 2015-16 के लिए लोक लुभावन बजट पेश किया। सूबे की जनता को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बजट में 16,969 रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है। उधर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 23 लोगों के घायल होने की जानकारी है। धमाका शाम करीब 6 बजे इम्फाल मार्केट कॉम्प्लेक्स में हुआ। सभी घायलों को मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी तक किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
पूरे देश में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक H1N1 वायरस से करीब 27,234 लोग पीड़ित हैं। बुधवार को 55 और लोगों की मौत की खबर मिली। इस बीमारी से अब तक 1,537 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मणिपुर में स्वाइन फ्लू से पहली मौत का मामला आज सामने आया। और बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां पर पूल ए के मुकाबले में श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को 148 रनों से हरा दिया। होबार्ट में आज का मैच पूरी तरह श्रीलंकाई बल्लेबाज कुमार संगकारा के नाम रहा। संगकारा ने 139 गेंदों पर शानदार 124 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वनडे मैचों और वर्ल्ड कप क्रिकेट में लगातार 4 सेंचुरी बनाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 363 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की पूरी टीम 215 रनों पर ही सिमट गई। श्रीलंका की तरफ से दिलशान ने 104 रनों की पारी की। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।